आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, माइक्रो नीडलिंग। आई एम श्योर आपने अपने सोशल मीडिया और सब जगह अपने फ्रेंड्स से माइक्रो नीडलिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। Hello everyone, welcome back to our channel Clinic Eczemus Aesthetics. If you've not subscribed to our channel abhi tak, please do it. You're missing important medical information and very interesting content regarding skin, hair and plastic surgery. So please subscribe to our channel and press the bell icon ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो हम कॉन्स्टेंटली अपलोड करते रहे उनको बिल्कुल मिस ना करें। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, माइक्रो नीडलिंग। आई एम श्योर आपने अपने सोशल मीडिया और सब जगह अपने फ्रेंड्स से माइक्रो नीडलिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा। माइक्रो नीडलिंग इज़ अ कोलेजन इंडक्शन थेरेपी और ये बहुत जगह काम आती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। बट इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली माइक्रो नीडलिंग क्या है, किसको करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ही करना शुरू कर रहे हैं। बट एक्चुअली किसको करनी चाहिए, किस सिचुएशन में इंडिकेटेड है, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्रोसेस के टाइम पे किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बाद में उसकी केयर कैसे करें ताकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। इसलिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आई एम श्योर आपके माइक्रो नीडलिंग के अराउंड सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, और फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज पुट देम अप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल श्योरली आंसर देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो नीडलिंग। अब माइक्रो नीडलिंग होता क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, माइक्रो नीडलिंग एक कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट है। अब कोलेजन हमारी स्किन के लिए क्यों जरूरी है? कोलेजन हमारी स्किन, कोलेजन और इलास्टिन दो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो स्किन के स्कैफोल्डिंग सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। स्किन की स्ट्रेंथ, सपलनेस और लिफ्ट के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज के साथ और बहुत सारे डिफरेंट रीजंस की वजह से कोलेजन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है और पुअर क्वालिटी कोलेजन और इलास्टिन से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमें एजिंग और सैगिंग स्किन, इस तरह के इफेक्ट्स अपने स्किन पे दिखने लगते हैं। इसीलिए कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं ताकि स्किन आपका नेचुरल कोलेजन प्रोड्यूस करे और इन सब इफेक्ट्स को दूर करे। अब माइक्रो नीडलिंग बहुत कॉमनली यूज्ड एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोलेजन प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ कहाँ काम करता है? दोनों स्किन और हेयर, ये दोनों जगह काम करता है। स्किन में जिनको एजिंग इशू है, जिनके फाइन लाइंस, रिंकल्स है, जिनके एक्ने के स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ जब हम इसे यूज़ करते हैं तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स आते हैं। हेयर में अगर आपको हेयर लॉस इशू है, हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं या हेयर की डेंसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तब भी माइक्रो नीडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब माइक्रो नीडलिंग का प्रोसेस कैसे होता है? माइक्रो नीडलिंग के प्रोसेस के लिए सबसे पहले डिवाइस आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप क्या यूज़ कर रहे हो डिवाइस, वो ज़रूरी है। कॉमनली आपने देखा होगा डर्मा रोलर्स यूज़ होते हैं, पर अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, बहुत डिफरेंट तरह के पेन्स यूज़ होने लग गए हैं। एडवांटेज क्या होती है पेन में कि ये ऑटोमेटेड है। जब आप डर्मा रोलर्स यूज़ करते हो तो कई बार आपका हाथ प्रेशर चलता है ज़्यादा, कई बार प्रेशर कम हो जाता है, उसकी स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बालों या ऐसे एरियाज़ में आप करते हो जहाँ पर बाल उलझ जाते हैं और टूट भी सकते हैं। स्किन के एरियाज़ में कॉन्टूरिंग की वजह से कुछ एरियाज मिस हो जाते हैं जब हम डर्मा रोलर्स यूज़ करते हैं। इसीलिए डर्मा पेन्स आए, और डर्मा पेन्स बहुत एडवांस तरीके के भी आते हैं। उसकी पावर, उसकी स्पीड, उसका डेप्थ आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली डॉक्टर्स जब इसको यूज़ करते हैं तो रिजल्ट्स बेटर इसलिए आते हैं क्योंकि दे हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली योर स्किन बट ऑल्सो किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में, किस डेप्थ पे हमें काम करना चाहिए, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा सोल्यूशंस ऐड ऑन करने हैं या नहीं, वो प्रॉब्लम के हिसाब से एक डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं। यूजुअली माइक्रो नीडलिंग प्रोसेस से पहले जिस एरिया में हमें माइक्रो नीडलिंग करना है उस एरिया को हम एक नंबिंग क्रीम से कवर कर देते हैं।
नमिंग क्रीम 30 to 40 मिनट्स में अपना एक्शन शो करती है और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव करना प्रॉपरली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर उन पोर्स के अंदर आपका नमिंग क्रीम क्लॉग्ड रह गया तो अगर आप कोई सोल्यूशन पेनिट्रेट कर रहे हो नीडलिंग के टाइम, वो स्किन के अंदर नहीं जाता। तो एक बहुत डीग्रीजिंग प्रोसेस से हम इसको अच्छे से रिमूव करते हैं। सेलाइन एंड डीग्रीजिंग सॉल्यूशन से जब इसको रिमूव किया जाता है तो ये पोर्स के अंदर से भी निकल आता है और आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब प्रोसेस में यूजुअली मैं इस तरह काम करती हूँ कि मैं एरियाज डिफाइन करती हूँ, एरियाज की मार्किंग करती हूँ प्रॉपर, और फिर ही कितने पासेस उस एरिया में देने हैं डिपेंड करता है कि उस वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। वंस दैट इज डन, वंस आपकी पूरी कवरेज हो गई है, जो हमने सॉल्यूशंस ऐड करने थे आपकी प्रॉब्लम्स में, अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स है तो हम डिफरेंट सॉल्यूशंस ऐड करते हैं, पिगमेंटेशन है तो डिफरेंट सॉल्यूशंस ऐड करने हैं, रिजुविनेशन ट्रीटमेंट देना है तो हम डिफरेंट सॉल्यूशंस ऐड करने हैं, हेयर लॉस है तो डिफरेंट सॉल्यूशंस ऐड करते हैं। वो जब हमने कर दिया, हमने पूरा प्रोसेस कर दिया, तो उसको हम थोड़ी देर लीव ऑन करते हैं एंड उसके बाद आपकी स्किन पे एक एंटीबायोटिक क्रीम कवर करके आपको रिलीफ करते हैं। पोस्ट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप ये एक तरह का एग्रेसिव प्रोसीजर भी है। जब आप ये प्रोसीजर प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली एक डाउन टाइम आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। 24 to 48 आवर्स थोड़ा पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ब्रूजिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो उससे पहले मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप ये प्रोसीजर्स लें। एटलीस्ट 10 to 15 डेज का गैप होना चाहिए, बिकॉज जब हीलिंग भी होती है माइक्रो नीडलिंग के बाद तो स्किन में बहुत ड्राइनेस आती है और उस वहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले होता है होम केयर का और आपके डॉक्टर की सुपरविजन का। बिकॉज अगर ये ठीक से नहीं किया गया तो बाद में पिगमेंटेशन के भी चांसेस होते हैं, और अगर ये आपने कम डेप्थ पे किया तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल, एक बड़ी फाइन लाइन होती है कि किस डेप्थ पे करना है, क्या सोल्यूशन यूज करना है और आफ्टर केयर क्या होना चाहिए। तो ये बड़ा एक डेलिकेट चीज़ है। तो आई थिंक अ ट्रेन्ड पर्सन शुड बी हैंडलिंग योर कंसर्न, दैट इज द मेन थिंग। इन्फेक्शन ना हो बाद में, उसका केयर आपको ज़रूर रखना है। कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, कोई भी कॉस्मेटिक्स आपने नहीं लगाने, साथ में इसके कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ऐड नहीं करने, तो तब इसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं। यूजली जो गैप्स हैं, कितने टाइम में, ये भी लोग मुझसे पूछते हैं कि कितने टाइम में ये हमें कराना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग माइक्रो नीडलिंग का एक्चुअल रिजल्ट जो आता है वो 3 सिटिंग्स के बाद आता है, और इन सिटिंग्स के बीच का गैप भी आपको एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो हर 15 दिन में माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। दिस कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डैमेज एंड पिगमेंटेशन इश्यूज भी एग्रेवेट हो सकते हैं। कोलाजन को बिल्डअप होने में और कोलाजन को सॉलिडिफाई होने में हमारे को 4 to 6 वीक्स लगते हैं। इस बीच अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपका जो कोलाजन बना, आप उसी को बार बार तोड़ रहे हो, विच इज नॉट अ वाइज प्रैक्टिस। इसीलिए इतना गैप जरूरी है। 3rd सिटिंग के बाद आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब यहाँ कुछ प्रिकॉशंस एंड स्पेशल पॉइंट्स है जिस पे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी। फर्स्ट इज अगेन हाइजीन एंड स्टरलाइजेशन एंड द डिवाइसेस विच वी आर यूजिंग। डर्मा रोलर्स अब सब जगह मिलने लग गए हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पर प्लीज़ आप ये देखिए कि किस इंडिकेशन के लिए आप उसको यूज़ करें। क्या डर्मा रोलर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या सिर्फ आप एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो कि चलो सब डर्मा रोलर कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और राइट ट्रीटमेंट शुड बी अ प्रायोरिटी। हो सकता है आपको नीडलिंग की ज़रूरत ही ना हो, तो आप ये इंश्योर करिए कि आप सही चीज़ उठा रहे हैं या नहीं। डर्मा पेन्स डेफिनेटली आर मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स अगर आप सही इंडिकेशन के लिए सही यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ ये मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड इज हाइजीन एंड स्टरलाइजेशन। डर्मा पेन में भी जो हम नीडल्स यूज़ करते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आती है। 12 नीडल्स आती है, 36 नीडल्स आती हैं, 48 नीडल कॉम्बिनेशंस आते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आते हैं। डिफरेंट इंडिकेशन के लिए डिफरेंट नीडल
डेंसिटी होती है। अब ये नीडल्स आपके स्किन के अंदर जा रहे हैं, माइक्रो ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले ये नीडल स्टरलाइज्ड है या नहीं, ये ऑटोक्लेव्ड है या नहीं। सेकेंड, सेम नीडल रीयूज तो नहीं हो रही बार बार, और इस बीच में अगर रीयूज हो रही, मान लीजिए आपने ही अपना डर्मा रोलर किया और उसको विदाउट स्टरलाइजेशन नेक्स्ट टाइम भी यूज किया, तो क्या होगा कि उसमें जो माइक्रो ब्लीडिंग हुई है वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, और जब आप नेक्स्ट टाइम वो करोगे तो बहुत बहुत चांसेस है कि आपको स्किन में इन्फेक्शन हो जाए। सो इसलिए ये छोटी चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि वहाँ स्टरलाइजेशन प्रॉपर है या नहीं, जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड है या नहीं, जो आप नीडल यूज़ कर रहे हो वो स्टरलाइज्ड है या नहीं। ऑल्सो मल्टीपल यूज़ के बाद डर्मा रोलर्स की टिप्स बेंड हो जाती हैं, तो जो एंगल्स जिस पे उसको पेनिट्रेट करना चाहिए, हो सकता है वो सेकेंड सिटिंग के बाद उस पर पेनिट्रेट ही ना करे और कुछ और ही डैमेज आपके स्किन में बहुत माइक्रो लेवल पे क्रिएट करे। इसीलिए जो पेन्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, दे आर अ बेटर वे टू ट्रीट योर इश्यूज। The third important thing is the hygiene, definitely, because it's an invasive procedure। जहाँ invasive procedure और blood involvement होता है वहाँ पर hygiene तो सबसे बड़ी priority है, ताकि आप जो blood borne infections है उनको रोक सकें। अब माइक्रो नीडलिंग की कॉस्ट क्या होती है? यूजली एक अच्छे सेंटर में जो हाइजीन और स्टरलाइजेशन फॉलो कर रहे हैं और उसका एक्सपर्टीज भी है, वो वहाँ पे माइक्रो नीडलिंग 3000 से स्टार्ट होती है। आई हैव ट्राइड टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो नीडलिंग, बट हो सकता है कुछ मुझसे स्किप भी हो गया और या आपका क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया। सो प्लीज लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। We will definitely answer your questions and आपके सारे queries और आपके दिमाग में जो भी माइक्रो नीडलिंग के अराउंड कंफ्यूजन है, हम उसको दूर करने में हेल्प करेंगे। Till the next time, stay healthy and stay safe.